नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली में चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, मौसम एक बार फिर से बदल चुका है उत्तराखंड में। चमोली में चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग की ओर से देखिए अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों की चोटियों पर देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं कि किस कदर बारिश हो रही है कई जगह पर, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। देखिए हाल ही में हमने देखा था बद्रीनाथ में भी भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद बर्फबारी वहां पर हो गई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, पहाड़ों पर लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कुछ के लिए अच्छी खबर है सैलानियों के लिए, लेकिन वहां के जो लोग हैं उन्हें एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर चारुल, एक बार फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद लगातार ही जो ठंड है उसमें इजाफा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो मैदानी जिलों में भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। हालांकि 27 अप्रैल से कपाट भी खुल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार जब व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरी करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी कर रहे थे, क्योंकि चारधाम के जो कपाट है अब खुल जाएंगे। ऐसे में चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार ही सरकार प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं बर्फबारी से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती है। हालांकि अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, वहां पर जो जोशीमठ क्षेत्र है वहां पर लगातार ही बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। चारुल, बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे संजय कि इस वक्त कैसा माहौल है और इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से कितने दिन का अलर्ट जारी किया गया है, ताकि जो लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं उन्हें पहले ही इस बात की जानकारी हो कि वहां पर मौसम किस तरह से रहने वाला है। देखिए चारुल, जब बर्फबारी होती है तो जो सैलानी होते हैं वो भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं, वहां की हंसी वादियों का रुख करते हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय निवासी होते हैं वो बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ठंड के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बर्फ है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां दिखाई दे रही है, जिसके कारण वहां के जो जिला अधिकारी है वो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो और ठंड से बचने के लिए वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बाहर से आने वाले सैलानी है, पर्यटक है, वो तो बर्फ में हंसी वादियों में पहुंचते, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, ऐसे में जो व्यवस्था है उन्हें पूरा करने का भी मुख्यमंत्री ने एक तारीख निर्धारित की। यानी कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल से पहले जो सारी व्यवस्था है वो पूरी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। चारुल, बिल्कुल संजय, चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें तो देखिए अप्रैल के आखिर में यानी इस महीने के आखिर में कपाट खुलने हैं, उसको लेकर किस तरह की जो तैयारियां की जा रही थी उन पर इस बदले हुए मौसम का कैसा असर पड़ रहा है?
देखिए, चारधाम यात्रा को एक भव्य रूप देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, क्योंकि उसमें अगर देहरादून की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए या फिर चमोली की बात की जाए, जो वहां के जिला अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ी है, बर्फबारी भी हो रही है, तो ऐसे में सीधा सीधा असर व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में व्यवस्थाएं करनी भी पूरी होती है, क्योंकि जब भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी होना बेहद जरूरी है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो जिला अधिकारी है वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं हो, क्योंकि जो आने वाले बाहर से पर्यटक है, श्रद्धालु है, उन्हें किसी तरह का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में पूर्व सैनिक संगठन के सैकड़ों लोगों ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पर विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान पूर्व सूबेदार कोमल सिंह रौथाण ने कहा कि भारतीय सेना में विभिन्न विसंगतियों और वन रैंक वन पेंशन फिटमेंट फैक्टर सभी का ध्यान हो, विधवा पेंशन समान किया जाए, एमएसपी समान सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने देशव्यापी रैली का आयोजन किया। ऐसे में कलेक्ट्रेट भवन पर पूर्व सैनिक, वीरांगना और वीर नारियों ने रैली निकाली, जिसमें सरकार से अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जैसे अभी ग्रुप एक्ट वाला है, इनका भी देखा है, तो पहले वालों का भी बहुत कम हो गया। हमने एक्चुअली देखा जाए आरटीआई के हिसाब से हमारे पास आया, उसके बाद अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं। इनके साथ वाले लेयर के उन्हीं का तो जिला हरिद्वार के बूथ में सैनिक हैं, उनके बूथ काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे अपने रक्षा पेंशन को वृद्धि को लेकर। उनका यह कहना है कि कुछ लोग का हो गया, कुछ लोग का हो नहीं पाया है, और पूरा भारतवर्ष में उनका दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है और जिले स्तर पर भी वो लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको संबंधित विभाग को हम भेजेंगे। मेन मुद्दा ये था कि जो पुराने फौजी आते हैं उनका पेंशन कम उसी हिसाब से होता था, अब जो नए आ रहे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता था। तो OR2 का मतलब यही था कि जो पहले पेंशन आ रहे हैं उनको हमारे बराबर करा जाए, जो लेटेस्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी ऑन ग्राउंड में ये हो रहा है कि जो अभी लेटेस्ट पेंशनर है उसका कम हो रहा है, और उसके बाद जब OR2 का रिवाइज हो रहा है तो हम पहले वालों के तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है। डीएम ऑफिस में अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ये धरना ज्ञापन ऑल इंडिया लेवल में चल रहा है। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का विरोध किया और काली माता मंदिर चौराहे से लेकर पृथ्वीराज चौहान चौक तक मशाल रैली निकाली। और इस रैली में बहादुराबाद क्षेत्र के सैकड़ों से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस युवा नेता लक्ष्य चौहान ने बताया कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में आम जनमानस महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये से परेशान है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। जनता बीजेपी को चुनाव हराकर जवाब देगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये भी कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गलत और झूठे इल्जाम लगाकर खत्म की गई, इससे पूरे भारत के लोगों में नाराजगी है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये मोदी की हिटलरशाही के खिलाफ हमने रैली निकाली है और जो राहुल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ सोच समझ की राजनीति है। राहुल को एक तरफ करना चाहते हैं, ये राहुल से डरते हैं, इसलिए इसको अलग करना चाहते हैं। ये जो अभी सरकार चल रही है ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार। कहने को भारत लोकतंत्र देश है, लेकिन कड़वा सच ये है कि इस देश की कमान तानाशाहों के हाथ में चली गई है, जो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी सांसद की जो सदस्यता है वो एक भाषण के ऊपर चली गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ एक डर का है का माहौल इस सरकार ने बना रखा है।
उधर हरिद्वार में निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सतपाल ब्रह्मचारी को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को संगठित करना और कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के राज में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और सरकार की इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो जनता को एकजुट करेंगे। गौरतलब है कि सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्वालापुर और बहादुराबाद ब्लॉक अध्यक्ष पद की घोषणा भी की। छोटा सा नगर पालिका क्या नगर निगम एचडीए ये बीएचएल के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती। चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर, केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है। महानगर की कांग्रेस, जिले की कांग्रेस, प्रदेश की कांग्रेस की एक ही मांग है कि ये प्रतिबंध हटना चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर और बदमाश सुनील राठी का हवाला देकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। हरिद्वार निवासी अभिषेक से फोन के माध्यम से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने 6 लोगों पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने भी टीम गठित करके मामले की जांच शुरू की है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी से ये रंगदारी मांगी गई और जिस नंबर से धमकी भरा फोन आया उसको ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही हरिद्वार पुलिस मामले का खुलासा करेगी। बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार जेल में बंद है और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है। जो हमारे विक्टिम हैं वो एक वकील हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनसे किसी ने फ़ोन पे रंगदारी की डिमांड की और इसमें राठी का नाम आ रहा है सामने, लेकिन जो जांच में प्रथम दृष्टया आया वो नाम तो लिया गया, लेकिन कोई अन्य है, उस पर हमारी टीम का गठन किया जा चुका है और इसमें जल्दी ही चीज़ों का खुलासा होगा कि एक्चुअल में वो किसके द्वारा डिमांड की गई थी और क्या डिमांड की गई। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव के निवासी रतनलाल इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल माने जाते हैं। रतनलाल 26 साल से ज्यादा समय से रमजान के महीने में रोजे रखते आ रहे हैं और ऐसे में रतनलाल ने बताया कि उनके परिवार ने रोजे रखने पर ऐतराज जताया था। समाज के कुछ लोगों ने भी टिप्पणी की थी, लेकिन वो अपनी बातों पर अडिग रहे और रोजाना रोजा रखते हैं और रोजा रखना उन्होंने नहीं छोड़ा। हिंदू जाति से हूँ, मुझे 26 साल से भी ज़्यादा रोज़ा रखते हुए हो गए और मुझे बहुत खुशी होती है रोज़ा रखने में। इतनी खुशी होती है और मेरा शरीर भी सही रहता है। सब एक ही है, मेरे हिसाब से सब एक है, सबका मालिक एक ही है, अल्लाह ईश्वर एक है, सबका मालिक है, सबका मालिक। उधर हरिद्वार में चारधाम यात्रा के मद्देनजर तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिसमें 1 रुपया डालकर 1 बोतल पानी यात्री ले सकेंगे, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी नयशंकर पांडे ने किया। वहीं हरिद्वार में एक नए रेलवे आरक्षित टिकट केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया। और जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने का सिलसिला लगा रहता है और ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच ना करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहाँ पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है। यहाँ जिस संस्था ने काम किया उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ 24/7 के बेसिस पर एक बंदा जरूर रहेगा, हर आधे घंटे 1 घंटे पर सफाई चलती रहेगी और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
खबर हरिद्वार से है, जहां विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी के पास प्रकाशेश्वर महादेव के मंदिर में देर रात दो चोर तांबे के नाग देवता, घंटियां और बर्तन लेकर फरार हो गए। कमाल की बात यह है कि चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी में ना आए और इसके लिए कैमरा भी तोड़ दिया। मंदिर में चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल चोर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। और ऐसे में मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि प्राचीन काल से भगवानों के मंदिर में चोरियां होती आ रही हैं और ये पहला मामला नहीं है जब इस मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी चोर मंदिर में सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो चुके हैं। जी देर रात चोर आए होंगे और ये सीसीटीवी कैमरा की तरफ पहले उन्होंने झांका होगा, कैमरा भी क्षतिग्रस्त करके, और अंदर से चांदी का मुकुट था भगवान जी का, और चांदी की छतरी थी और चांदी का सांप था। ये सारी चीज़ें उठा करके रात को ले गए थे। और इसकी शिकायत जैसे पुलिस को करा तो उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए पुलिस जा कर के, वो चोर तो खैर मिल नहीं पाए लेकिन सामान सारा बरामद कर लिया गया है। सारा सामान वापस ले आए हैं मंदिर में। यहाँ को रात 2 बजे चोरी हुई थी, 2 लोग आए थे। इन लोगों ने यहाँ चोरी की, नाग वाग ले गए सारे, अंदर कैमरा वैमरा तोड़ गए। बाहर कैमरे में रिकॉर्ड तो है, वो देख रहे हैं। वो तो मिल गया सामान, चौकी गया है सामान। अभी मंदिर में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। प्राचीन काल से चोरी होती आ रही है मंदिरों में, हिंदुओं के मंदिर में। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस ऑफिसर बताता है। बताते हैं कि हरिद्वार के भाद्राबाद क्षेत्र में युवती को झांसा देकर उसने युवती के साथ सगाई की। इसके बाद आरोपी वसीम पर युवती के भाई को शक हुआ और भाद्राबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस का एक फर्जी आई कार्ड और आईपीएस ऑफिसर की वर्दी भी बरामद हुई है। ऐसे में हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि वसीम फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगने का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने एक टीम का गठन कर वसीम को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है। थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है। लेकिन उनको शक है कि वो जो अपना सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। खबर रुड़की से है, जहां बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसे लेकर किसान संगठन सोसाइटी के संस्थापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जल्द ही सर्वे कराकर सरकार मुआवजा दे। गेहूं की फसलें खराब होने से रुड़की क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान हैं। वो बेमौसम बारिश और ओले से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और ऐसे में किसान संगठन के एडवोकेट महक सिंह सैनी ने कहा कि इलाके के हर गांव में पहुंचकर किसानों की समस्याएं प्रशासन को सुननी चाहिए और खेतों में पहुंचकर तेज बारिश और ओले से हुए नुकसान को देखना चाहिए। बेमौसम बरसात में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। 6 महीने की मेहनत और उम्मीद किसानों की कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है। किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार सब वर्गों को राहत देती है। मैं किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का संस्थापक सदस्य एडवोकेट महक सिंह सैनी उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जो बेमौसम बरसात में किसानों का भारी नुकसान हुआ है, इसमें किसानों को राहत मिलनी चाहिए। राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए और राहत भी पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, ताकि जो वास्तविक नुकसान है उसका आकलन सरकार को वास्तविक तौर पर ही करा के और वास्तविक आकलन के आधार पर ही राहत पैकेज का घोषणा करनी चाहिए और तत्काल उनको राहत मिलनी भी चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां भोगपुर में अवैध खनन की शिकायत पर एक संयुक्त टीम बनाई गई। साथ ही जिला खनन अधिकारी और उप जिलाधिकारी की अगुवाई में छापेमारी की गई। इस दौरान जांच में 5 स्टोन क्रशर में अवैध उप खनिज भंडारण पाया गया। टीम ने सभी
क्रशर्स को सीज कर दिया है और साथ ही जुर्माने की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। बता दें कि जिले में लगातार खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां कुंहारी गांव में एक पंचायत प्रतिनिधि पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने न्यायालय को पत्र देकर बताया कि जून 2017 में पड़ोस में रहने वाला एक युवक जो पंचायत प्रतिनिधि भी है, उसने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शादी हो जाने के बाद भी आरोपी उसे परेशान करता है। तंग आकर उसने अपने परिजनों को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट से हमें आदेश प्राप्त हुए थे धारा 156(3) CRPC में कि जो इश्तियाक नामक व्यक्ति है उसके खिलाफ ये बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के, तो वो जो पीड़िता जिसने कोर्ट में ये वाद दायर किया था उसके क्रम में कोर्ट ने आदेश दिया और उस पर जो है कल थाना हमारी कोतवाली लक्सर में ये मुकदमा बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत। जी, मेरी जो पत्नी थी उनके साथ उल्टे काम हुए, ऐसे ऐसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, मारने मूरने की धमकी दी, उनको उल्टा काम करो मेरे साथ, ऐसे ऐसे कहा। फिर इसने मुझे बताया, फिर हमने। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने न्याय दिलाने का सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि रायवाला निवासी खुशबू अपनी शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंची। पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और इसके 2 साल के बच्चे से अलग कर दिया है। इसके बाद डीएम ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और मां को उसके बच्चे से मिलवा दिया। पिछली बार जन सुनवाई में आई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनके 2 साल के बच्चे को जो है ससुराल वालों ने ले लिया है, वो किसी दूसरे प्रदेश में थे रहने वाले। तो हमारी तरफ से यहाँ से पत्राचार हुआ और उसके क्रम में बच्चा माता जो महिला है उनको मिल गया है और अब बच्चा उनकी माँ के साथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।